हेलो, यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे होंगे जिनको 1 लाख रुपए का चेक चाहिए, लेकिन साइड वॉल्यूम के लिए तैयारी करते हैं, हाँ या ना? तो जिंदगी में कभी 1 लाख का चेक नहीं आएगा। अगर तैयारी 33 नंबर की करेंगे तो 100 नंबर कभी नहीं आएगी। मैंने भी यही किया, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं बस कैजुअल माइंड सेट से था, मेहनत नहीं कर रहा था। और जब मैंने पिताजी को बोला कि पिताजी बस एक मौका और दे दो, 2 साल मैंने डाले 10+2 की बात की, एक मौका और दो, मुझे डॉक्टर बनना है। लेकिन परिवार की फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं थी, मैं घर में बड़ा था, पिताजी की दवाई की दुकान हुआ करती थी। तो उन्होंने बोला कि बस मेरे पास अब पैसे नहीं है, मैं तुम्हें 1 साल और ड्रॉप दिलाऊँ, तुम्हारा मेडिकल की तैयारी कराऊँ, हमारे छोटे भाई बहन ये उनको भी पैसा लगेगा। तो बहुत बुरा लगा उस वक्त कि काश मेरे पास पैसा होता तो मैं और तैयारी कर सकता था, डॉक्टर बन सकता था, लेकिन शायद ऊपर वाले के पास कुछ और प्लानिंग थी मेरे लिए। तो फिर फाइनली मैंने क्या किया, मैंने बीएससी किया, ग्रेजुएशन किया माइक्रोबायोलॉजी के साथ में। फिर 2 साल जो मेडिकल की तैयारी करी, इस तैयारी में एक काम बहुत अच्छा लगा, स्पीकिंग में कभी टॉपर नहीं था। यहाँ की तैयारी में लास्ट में रहता था, कभी ज़्यादा नंबर्स नहीं आते थे, लेकिन 2 साल मेडिकल की तैयारी करने से मेहनत करना सीख गया, पढ़ना सीख गया। और उसके बाद जो सफर तय हुआ मेरा ग्रेजुएशन का, मैंने पीजी ग्रेजुएशन किया और मास्टर डिग्री की, दोनों जगह मैं कॉलेज का टॉपर था, यूनिवर्सिटी टॉपर था, राइट? क्यों? क्योंकि मैंने अपनी गलतियों से सीखना शुरू किया। फिर मेरे पास ये साइकिल हुआ करती थी, जब मैं कॉलेज जाता था तो मेरे पास ये साइकिल हुआ करती थी। फिर मैंने मास्टर्स किया तो मेरे पास ये सेकेंड हैंड हीरो हुआ करती थी। चलाइए, कितने लोगों ने चलाइए, मतलब ऐसे घुमाते तो आपका हाथ दुखने लगता था आराम से, कई बार तो हैंडल ही बाहर निकल आता था। सेकेंड हैंड 5000 रुपये की ली। और जब कॉलेज जाता था तो कॉलेज में बड़े अमीर बच्चों के बच्चे आते थे, वो कार से आ रहे हैं, बाइक से आ रहे हैं, मैं आता था 2 व्हीलर साइकिल से, राइट? तो अंदर से बड़ा बुरा लगता था कि यार काश मेरे पास भी बाइक होती, काश मेरे पिताजी के पास पैसे होते तो मुझे अच्छी सी नई महंगी वाली स्टाइलिश पल्सर बाइक ला सकते थे। अंदर से बड़ा बुरा लगता था, क्योंकि दूसरे लोगों को, दूसरे बच्चों को दिखता था कि वो कितने अमीर हैं, कितने रिच हैं, उनके पास इतना सारा लग्जरी है। मेरे पास था ही नहीं, मेरे पास था मेहनत करके नंबर अच्छे लाना है। तो मैंने पढ़ाई नहीं किया, इस तरह से सिलसिला आगे बढ़ा। एक चीज बताना चाहूँगा कि घर की फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं थी। हमेशा मन में लगता था कि क्यों मेरे पेरेंट्स को कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। मैं जब भी जाता था बाजार में अपने पेरेंट्स के साथ में, तो हमारे माँ बाप के पिताजी दिवाली के समय मतलब हम लोगों के लिए कपड़े दिला देते थे, लेकिन अपने लिए नहीं लेते थे, राइट? उनके शूज़ फटे रहते थे, उनके कपड़े 5-5 साल हो जाते थे, उन्होंने अपने लिए नए कपड़े नहीं बनाए, लेकिन हम लोगों के लिए वो अपना बोलते ना पेट काट के, कॉम्प्रोमाइज़ करके, एडजस्टमेंट करके अपने बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा कर रहे थे। अब ऐसे कितना लोग हैं जो ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं, राइट? आपको अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों की परवरिश करने में एडजस्टमेंट करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। हेलो, कितने लोग हैं? करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? यस यस। ये मेरे फैमिली को, मेरे फादर को करना पड़ता था। जब मैं ये देख रहा था तो मेरे अंदर एक ही बात चल रही थी कि बड़ा होकर मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे जो कॉम्प्रोमाइज़ मेरे फादर को हमारे लिए करने पड़ रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ हमें न करना पड़े आगे की ज़िंदगी के लिए। तो इस तरह से आगे सिलसिला बढ़ा। अब एमएससी कर लिया, उसके बाद तो अब था डॉक्टर का नाम लगाना था, तो चलो एमबीबीएस वाला डॉक्टर नहीं, पीएचडी वाला डॉक्टर लगा लें। पीएचडी करने के लिए चाहिए थे 5 साल, 5 साल का वक्त लगता है पीएचडी के लिए। और जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गया तो वहाँ पर देख रहा था कि डॉक्टर और साइंटिस्ट बनने में 5 साल लगेंगे, सालों का बहुत सारा पैसा लगेगा। तो दोस्तों से, रिश्तेदारों से मैंने उधार पैसे लिए। और ये मेरा रूम हुआ करता था दिल्ली में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते थे। एक ज़मीन में कमरा था जहाँ पर मैं और मेरा रूम पार्टनर बैठ के पढ़ाई करते थे, लेकिन फिर भी चूँकि पैसे नहीं थे तो पीएचडी नहीं कर पाया। परिवार का जिम्मेदारी था, पालन ने बोला कि बॉस अब आप बड़े हो गए हो, आपका सिस्टर भी बड़ी हो रही है, भाई भी बड़ा हो रहा है, आपको घर में कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, मैं आपको ज़्यादा पैसे नहीं दे सकता। फिर लगा कि अब जॉब करना पड़ेगा, तो जॉब का सिलसिला यहाँ से शुरू हुआ। सबसे पहले मैंने जॉब कंसोल में बैठेगा, कंसोल में नेक्स्ट करता जाएगा। सलीम सर आप बताएं, कंसोल में नेक्स्ट करते जाइए। पहला जॉब मुझे लगा फार्मा कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का। पहली जॉब मेरी थी, लगभग 6-7 हज़ार रुपये की थी मेरी नौकरी। और दिल्ली में मैंने पहला जॉब स्टार्ट किया फार्मा का, दवाई की कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का। जो बड़ा सा बैग लेके डॉक्टर के पास आते हैं, डॉक्टर को समझाते कि भाई कौन सी दवाई लिखना है, राइट? तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जॉब शुरू किया। जैसे ही जॉब शुरू होता है तो घर परिवार वाले बढ़ जाते हैं कि सब बच्चा कमाने लगा है, तो शादी, बच्चे, राइट? तो फैमिली का प्रेशर आने लगा। भाई मैं बोला कि 5-7 हज़ार में दिल्ली में कमरे का किराया नहीं निकलता, व्हाट अबाउट शादी?
मुझे और थोड़ा वक्त चाहिए। तो जॉब करते करते शुरू के 4-6 महीने अच्छा रहा, नई नौकरी करते तो हनीमून पीरियड रहता है। शुरू के 2-3 महीने ना बॉस आपको कुछ बोलेगा ना कंपनी कुछ बोलेगी, सब बड़े प्यार से रखते हैं कि अच्छा बंदा आया, इसको खिलाएंगे पिलाएंगे, फिर साल 2 साल 5 साल ऐसे काम लेंगे, राइट। यही मेरा था, 2-3 महीने अच्छा निकला, फिर टारगेट का प्रेशर आना शुरू हुआ कि आपको इतना सेल करना पड़ेगा, इतना टारगेट करना पड़ेगा। मैं बोला यार ये तो ऑफर लेटर में लिखा ही नहीं था कि आपको इतना प्रेशर दिया जाएगा। अंदर से लगने लगा कि बस ये तो जॉब मेरे पास का नहीं है और आपका काम नहीं भी कर रहा है, फिर भी आपको जाना पड़ रहा है। अंदर से अनकंफर्टेबल लगने लगा कि नहीं है जॉब नहीं करना, कुछ और करना है। मैंने ये पहला जॉब छोड़ दिया और मैं फार्मा कंपनी में जो दवाइयाँ बनती है फैक्ट्री में काम करने के लिए, चलो दवाई की कंपनी में आते फैक्ट्री में, उधर ना किसी डॉक्टर से मिलना है ना किसी को टारगेट करना है, बस फैक्ट्री में जाके दवाई कैप्सूल बंद करते रहे और अपनी ज़िंदगी कट जाएगी। अभी दवाई फैक्ट्री चला गया, दवाई फैक्ट्री में गया, 5-7 दिन वहाँ पर काम किया। वहाँ पर जैसे कोविड आया था, कोविड में पूरे कपड़े पहन के आपको अंदर हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होना होता है आईसीयू में, वैसा पूरा कपड़ा पहन के अंदर दवाई की फैक्ट्री में जाना होता है। इतना गंदा स्मेल, इतनी गंदी बदबू, मेरा 5-7 दिन नहीं रह गया। 9 दिन के अंदर मैं उस फैक्ट्री से बाहर था। बस ये नौकरी मेरे मतलब की नहीं है, मैं इसके लिए नहीं बना, कुछ और चाहिए। फिर वापस आया तो फिर कुछ इंटरव्यूज वगैरह दिल्ली में मैंने दिए और मेरा जॉब लगा डॉक्टर रेड्डीज में एज ए सेल्स मैनेजर, राइट। मेरे पास पढ़ाई लिखाई की, डिग्री की एक्सपीरियंस था, तो मुझे डॉक्टर रेड्डीज में जॉब मिल गया। ये जॉब लगते साथ ही मेरा लगा कि अब मेरी लाइफ सेट है, क्योंकि डॉक्टर रेड्डीज हैदराबाद का बड़ा कंपनी, मल्टीनेशनल, राइट। मेरा हैदराबाद का नाम डॉक्टर रेड्डीज से कनेक्टेड है, यस। मैं जब इस कंपनी में था तो हर 3 महीने बाद कंपनी बुलाती थी, यहाँ बंजारा हिल्स में ताज टिक्कर होटल, ताज कृष्णा होटल में, राइट। हमारा वहाँ पर मीटिंग होता था, 3 दिन कंपनी को खिलाती पिलाती थी, बिल्कुल जैसे होता है ना जमाई की स्वागत करते सत्कार करते हैं, तो 3 दिन खिला पिला के वो 6 महीने के लिए काम पे भेज देती थी, राइट। फिर 3 दिन के लिए बुलाया, फिर 6 महीने हमसे काम ले लेती थी। ये सिलसिला चलता था। हैदराबाद एयरपोर्ट से ताज होटल, थोड़ा बहुत हैदराबाद घूमने निकल गए। मुझे नहीं मालूम था हैदराबाद में इतनी ईटीएस करके आना पड़ेगा। हेलो, तो जॉब अच्छा चल रहा था, सब कुछ बढ़िया। आज से मैं बताऊँ 2008 की बात कर रहा हूँ, आज से लगभग 10-12 साल पहले 80,000 से लाख रुपए मैं इनकम कर लेता था अपने जॉब में। सिंगल अकेला बच्चा, कुछ भी इनकम ना हो, इतना बढ़िया इनकम, फ्लाइट से जाना आना, लगा था जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, मतलब ये लाइफ मेरी सेटल है, ये लगने लगा था। लेकिन मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था और हमारा दोस्त ऐसा था कि मैं हमेशा उससे बोलता था कि भाई यार नौकरी तो ठीक चल रही है, कब तक डॉक्टरों को दवाई के बारे में पर्चा समझाएंगे, राइट, कंपनी के टारगेट पूरा करेंगे, हमारा खुद का कुछ काम धंधा करना चाहिए, राइट। अंदर से कुछ था, क्योंकि घर में पिताजी का दवाई का दुकान था, अंदर बिजनेस करने का कुछ तो कीड़ा था, ये नहीं पता था क्या बिजनेस करना है, कैसा बिजनेस करना है। तो अपने दोस्त से बातचीत करता रहता था कि भाई कुछ करना है, कुछ करना है। और वो जो बंदा था अपनी कंपनी के लिए बहुत डेडिकेटेड, मतलब उसने कभी छुट्टी नहीं ले ली। पिछले 7-8 साल में कंपनी का टॉप है, हर साल 6 महीने में वो अपने एरिया का टॉप रहता था, सबसे ज़्यादा बिजनेस करने वाला बंदा, राइट। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो अपनी कंपनी के टॉप परफॉर्मर होंगे, आए ना। विजिटिंग कार्ड को जब भी वो प्रेजेंट करता था कि मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ, बड़ा प्राउड फील होता था। लेकिन परमात्मा को ऊपर वाले को क्या मंजूर था नहीं पता। एक दिन ऐसी बातचीत हो रही थी और रात को मेरी बात हुई, अगले दिन खबर आई कि वो बंदा घर से बाहर निकला था काम के लिए, घर से बाहर निकला था काम के लिए, और नई शादी हुई थी, 3-4 साल का उसका बच्चा, अपने पिताजी का इकलौती वाला था, अपने फादर का इकलौता बेटा, नई शादी, 4 साल का बच्चा, राइट। बाइक से निकला काम करने के लिए, हेलमेट लगा के रखा हुआ था, डॉक्टर के लिए कॉल बजा रहा था, पीछे से एक ट्रक आया, तेज रफ्तार से उसने हिट किया, आगे से भी ट्रक था, ट्रक और डंपर में इतनी तेज भिड़ंत हुई कि हेलमेट भी उसकी जान को नहीं बचा पाया, राइट। ब्रेन में हेड इंजरी हुई और उसकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई। मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड जिससे मैं घंटों बात करता था और हम ये प्लानिंग करते थे कि जिंदगी को और अच्छा करना है, और अच्छा करना है, जॉब बहुत अच्छा हो गया, मैनेजर बन गया, आगे प्रमोशन लेना है, लेकिन शायद कुछ और मंजूर था। दोस्तों इस इंसिडेंस ने मेरी जिंदगी को हिला के रख दिया। आपको बताऊं कि जो कंपनी में जॉब कर रहा था, कंपनी का टॉप परफॉर्मर, 5 साल से कंपनी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला बंदा, परिवार का इकलौता, कंपनी ने उस परिवार, उसकी बीवी के लिए, नई शादी हुई है, 4 साल का बच्चा है, उसकी बीवी के लिए 2-5 लाख रुपए उसका जो मेडिकल इंश्योरेंस था दवाई के इलाज के लिए दे दिया। और एक हफ्ते के अंदर उस बंदे की जगह एक नया मैनेजर कंपनी ने अपॉइंट कर लिया उस एरिया को हैंडल करने के लिए। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि जिस कंपनी के लिए हम इतना मेहनत करते हैं, जिस सरकार के लिए, जिस नौकरी के लिए हम इतने मरे जा रहे हैं, वो कंपनी और सरकार आपकी सगी नहीं है।
आपका रिप्लेसमेंट कंपनी के पास है, पर क्या आपके परिवार और आपके बच्चों के पास आपका रिप्लेसमेंट है? नहीं। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि मैं जिस एक सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंडेंट हूँ, मैं भी तो रोज बाइक से निकलता हूँ, मैं भी तो रोज काम करने जाता हूँ। भगवान ना करे कल के दिन मुझे कुछ हो गया तो मेरे जो बूढ़े माँ बाप हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे जो लाइफ है उसका क्या होगा? उस दिन मुझे समझ में आया जिंदगी में कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या होती है। उस दिन मुझे समझ में आया कि आपके पास कोई ना कोई बैकअप प्लान होना चाहिए। और तब से मैंने ये रियलाइज कर लिया कि बॉस कुछ तो ऐसा करना है जहाँ पर नौकरी पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, नौकरी के साथ में कुछ अपने लिए बैकअप प्लान क्रिएट करना है। सोच रहा था क्या करना चाहिए, ये नहीं पता था मुझे क्या करना है, लेकिन दिमाग में ये चीज़ समझ ले ली। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि पड़ोसी का आदमी को हार्ट अटैक आएगा, राइट? पड़ोसी की एक्सीडेंट होगी, मेरा एक्सीडेंट हो, मुझे हार्ट अटैक कभी नहीं आएगा, हाँ या ना? दोस्तों कोई भी जिंदगी में कोई भी दुर्घटना है, चाहे वो बीमारी हो चाहे वो मौत हो, वो ये पूछ के नहीं आएगी कि अमीर है गरीब है, राइट? आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आप कितने, आपका कोई बैकग्राउंड कुछ नहीं पता, कभी भी किसी की जिंदगी में कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकती है, राइट? अभी हमने जो लॉकडाउन का वक्त निकाला, 2-3 साल का वक्त निकाला, कितना मुश्किल वक्त था। हम सबकी जिंदगी में हमने कितने अपने जिगरी लोगों को, अपने परिवार के कितने लोगों को खोया है, खोया कि नहीं खोया? बहुत लोगों को देखा था जिनका अच्छा खासा जॉब था, कैरियर था, बहुत अच्छी जिंदगी चल रही थी, लेकिन ऊपर से लेके रोड पर आ गए, कैरियर खत्म हो गया उनका, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम था। तो दोस्तों कई बार ऊपर वाला परमात्मा नेचर आपको सिग्नल देता है, मैसेज देता है कि भैया आप समझ जाइए, और इससे बड़ा लेसन, इससे बड़ा मैसेज आपकी जिंदगी के लिए नहीं हो सकता। इंतजार मत करिए कि आपकी जिंदगी में कोई घटना घट जाए उसके बाद भी आप बैकअप में आए। कहते हैं कि जब आपको प्यास लगेगी तब को नहीं खोद पाएंगे, आपको तब खोदिए जब आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, राइट? अगर आज आपकी जिंदगी अच्छी चल रही है, अभी ऐसे ही अच्छे में अपने लिए एक बैकअप प्लान बना लीजिए। जिस बिजनेस में आप काम कर रहे हैं वो बिजनेस वाकई में आपकी जिंदगी को बदल सकता है, राइट? तो यहाँ से मेरा सफर शुरू हुआ, यहाँ से मैंने सोचना शुरू किया, और 2011 में मैंने फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी को देखा, और 2011 में मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का प्लान देखा। जब मैं सर्च कर रहा था तो मेरे एक डॉक्टर ने बताया यार एक न्यूट्रिशन की कंपनी है, वर्ल्ड की जानी मानी कंपनी है, तो मैं और एक्स्ट्रा बिजनेस करना था, कुछ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना था, तो मैं काम करूँ। मुझे उनको किसी ने प्लान दिखा के गए थे, और डॉक्टर के पास तो टाइम नहीं था, तो उन्होंने मुझे कनेक्ट कर दिया कि आप एक काम करिए कि आप उनसे जाके मिल लीजिए, वो आपको एक अच्छा बिजनेस बताएंगे। 2011 में नेटवर्क मार्केटिंग मैंने पहली बार सुना, उससे पहले मैं जानता नहीं था। मैं तो जॉब कर रहा था, अपनी जॉब में बहुत बढ़िया था, लेकिन दिमाग में कुछ ना कुछ खोज रहा था। मैं ऐसी बड़ी मीटिंग में गया, सेमिनार में गया, और वहाँ पर 2 लाइनें बोली गई। पहली लाइन जो स्पीकर ने बोली थी, एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर आप नहीं भी रहोगे, आपकी उपस्थिति में भी आपको पैसा आएगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। मेरा एंटीना टन, मेरे को यही लगा कि यही तो चीज़ मैं खोज रहा हूँ। दूसरा उसने बोला कि एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर आपको अपने काम को डिस्टर्ब नहीं करना, आप जॉब कर